नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। राजस्थान की राजनीति बीते करीब 40 से 45 सालों के बीच देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। लेकिन बीते कुछ सालों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे की मजबूत आवाज बनने की कोशिश राजस्थान में की है। बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल मुखर तरीके से सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए नजर आते हैं। खासकर जमीनी आंदोलनों और किसानों के मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दी है। राजनीति के गलियारों में अब उन्हें राजस्थान में तीसरे मोर्चा की आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए सांसद हनुमान बेनीवाल के सामने आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव इस दिशा में एक बड़ा इम्तिहान माने जा रहे हैं। बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हनुमान बेनीवाल की प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राज्य में कांग्रेस और भाजपा के वर्चस्व को चुनौती देना है। वे खुद को दोनों राष्ट्रीय दलों की नीतियों से अलग बताते हुए क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। किसानों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़े सवालों पर लगातार हनुमान बेनीवाल मुखर होते रहे हैं, जिससे उन्हें पारिवारिक राजनीति से अलग पहचान मिली है। वो कई बार अपनी पार्टी यानी कि आरएलपी का भविष्य में बहुमत और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक का दावा भी पेश कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में तीसरे मोर्चे का कद बढ़ाने की रणनीति तय की जाए। दरअसल बेनीवाल केवल अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। उनका फोकस अन्य छोटे दलों और समान विचारधारा वाले संगठनों को साथ लाकर तीसरे मोर्चे को मजबूत करने पर है। कई मौकों पर हनुमान बेनीवाल ये संकेत दे चुके हैं कि आने वाले समय में क्षेत्रीय ताकतों और जाट समाज के बड़े नेताओं को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश तेज की जाएगी। हाल ही में हमने देखा कि पिछले साल जिस तरीके से अंता विधानसभा में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन किया और इस दिशा में उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि आने वाले वक्त में एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए। हनुमान बेनीवाल इसके साथ साथ जाट वोट बैंक के साथ भी नए सियासी सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में जाट वोट बैंक की अहम भूमिका रही है और हनुमान बेनीवाल इसी वर्ग से आते हैं। हालांकि उनकी रणनीति सिर्फ जाट समाज तक सीमित रहने की नहीं है। बता दें आपको कि नागौर और जोधपुर के इलाकों में उनका अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन इस क्षेत्र में उनका मुकाबला भी जाट समाज के दिग्गज नेताओं से रहा है। ऐसे में वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, किसान समुदाय और ग्रामीण मतदाताओं को साथ जोड़कर अपने जनाधार को विस्तार देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि परिवार का राजनीतिक इतिहास और सामाजिक समर्थन भी रहा है, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल को लगातार मजबूती मिली है। हनुमान बेनीवाल को अपने परिवार से मजबूत समर्थन भी मिला है। उनके करीबी परिजन राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा योगदान भी दे रहे। ये पारिवारिक सहयोग उनकी सियासी यात्रा में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आरएलपी की राजनीति को मजबूती के साथ राजस्थान में आगे बढ़ाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की महत्वाकांक्षा सिर्फ राजस्थान तक सीमित रहना नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव उनका पहला बड़ा इम्तिहान राजस्थान में ही बनने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव हनुमान बेनीवाल और उनके थर्ड फ्रंट तीसरे मोर्चे के लिए पहला बड़ा घमासान साबित हो सकते हैं। इन चुनावों से यह तय होगा कि वे जमीनी स्तर पर कितनी पकड़ बनाए हुए हैं और क्या भाजपा के विकल्प के तौर में खुद को राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल स्थापित कर पाते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर आगे आने वाले वक्त में क्या फैसले रहेंगे,
इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक तौर पर सक्रियता और आक्रामक राजनीति ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उनकी प्रमुख महत्वाकांक्षा राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे को कितनी मजबूती दिला पाती है और वे किस हद तक पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को चुनौती दे पाते हैं। वहीं पिछले रविवार से धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है उसमें देखना दिलचस्प ये होगा कि उनकी मांगों पर सरकार कितना सहमत होती हुई नजर आती है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों को लेकर वो भजनलाल शर्मा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और विशेष तौर पर शेखावाटी रीजन जिससे खुद हनुमान बेनीवाल ताल्लुक रखते हैं, उनका यही मानना है कि शेखावाटी रीजन जहां पर पानी की राजस्थान में किसानों को अच्छी खासी किल्लत महसूस होती है और उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है अपनी फसलों की पैदावार को लेकर, अपनी जमीन को जोतने को लेकर। तो ऐसे में राजस्थान सरकार उनके पानी के प्रबंध के लिए, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाती हुई नजर आती है। हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान के 3 विधायकों पर कमीशन खोरी के आरोप लगे और दावा ये किया गया कि ये तीनों विधायक जो है ये अपने एमएलए फंड में कमीशन की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। उनमें नाम जिन जो आरोप लगे, हालांकि कितनी सच्चाई होगी इन आरोपों में ये तो विधानसभा की जो सदाचार समिति है वो आगे आने वाले वक्त में स्पष्ट करेगी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आरोपों में घिरे खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा, जिनको लेकर लगातार चर्चा ये हो रही है कि जिस खींवसर नागौर विधानसभा सीट से वो विधायक है, वहां पर यदि आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो वहां पर आगामी वक्त में उपचुनाव देखने को मिल सकता है। अब उस उपचुनाव के बाद हनुमान बेनीवाल की सियासी साख को लेकर सवाल खड़े हो गए। 2023 में राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट से चुनावी जीत दर्ज करने वाले हनुमान बेनीवाल 2024 के विधानसभा के उपचुनाव में खींवसर विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव जिताने में नाकाम रहे थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये उनकी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन आखिरकार क्या हनुमान बेनीवाल उस झटके से उबर चुके हैं, क्या उस झटके से आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि हार जीत मायने नहीं रखती, मायने ये चीज रखती है कि वो कितना इलाके में सक्रिय रहते हैं, लोगों के लिए कितनी विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाते हैं, सरकार में आने के बाद उनके लिए किस तरीके के काम करते हैं। और यदि इन तमाम पहलुओं पर कोई राजनेता नाकाम साबित हो रहा है तो फिर जनता उसे जवाब देती है। तो हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आगामी वक्त में राजस्थान में सियासी परिवर्तन भी ला सकते हैं। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 2024 का गठबंधन हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ था। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट को लेकर एक बार खुले मन से हनुमान बेनीवाल ने यह भी नारा दिया था कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है राजस्थान में तो हनुमान बेनीवाल उन्हें समर्थन देंगे। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि 2028 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं कोशिशें दोनों तरफ से ही ये चल रही हैं, जहां पर एक तरफ हनुमान बेनीवाल की पार्टी है विपक्ष में, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है कि भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा जाए ताकि आगामी वक्त की रणनीतियां चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तय की जा सके। आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे मुद्दे पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।